हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल टू अरिहंत पढ़ाकू। और जैसे कि आप जानते हो दैट वी आर अप विद एमसीक्यू सीरीज, और मैं हूं दिव्या, आपकी साइंस एजुकेटर, एंड आई एम हियर टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू साइंस एंड जस्ट मेक यू परफेक्ट एंड प्रिपेयर्ड फॉर टर्म 1। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं और हम काफी चैप्टर्स कर चुके हैं। ऑलमोस्ट टर्म 1 के सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू दी एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के, वो हमारा है ह्यूमन आई के बारे में हमें पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है। अकोमोडेशन, आई डिफेक्ट, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो जो टॉपिक्स हमारे डिडक्ट हुए हैं, आपको पता है कि जैसे थोड़ा सा टॉपिक हमारे शॉर्टन किए गए हैं, तो जो सिलेबस हमारे मतलब शॉर्टन हुआ है उसमें से ह्यूमन आई का जो टॉपिक शॉर्टन किया गया है दैट इज आई डिफेक्ट्स। बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि चाहे आई डिफेक्ट इसमें से एक्सक्लूड हो गया है, बट एटलीस्ट फिर भी आपको एक आउटलाइन व्यू आई डिफेक्ट्स का जरूर पता होना चाहिए। Right, so I'll be putting few questions based on eye defects, just the outline, just to make you understand कि ये होता क्या है। Okay, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, बट स्टिल एक आउटलाइन के लिए आपको पता होना चाहिए। So let's quickly begin with the session। और आपको पता है कि सेशन कैसे होने वाला है। I'll be giving you one question जिसका 4 ऑप्शन होगा। 10 सेकेंड का आप लोगों के पास टाइम होगा और आपको लाइव चैट में सबको अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, उस 10 सेकेंड में जो भी आपको आंसर लगता है कि इसका उस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, आपको लाइव चैट में मुझे लिखकर बताना है। एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स मैं दूंगी राइट आंसर और आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। वो आपको मैच करना है और उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझो। ठीक है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन एनकाउंटर करोगे तो ऐसी गलती आपसे नहीं हो। So let's quickly begin with the session. I'm very excited and might be you also. So let's start. So the first question is the layer which surrounds eye externally. कौन सी लेयर है जो आई को एक्सटर्नली सराउंड करती है? ऑप्शंस देखते हैं। A scleroid, B choroid, C pleura, and D option is none of them. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and let me know कौन सी लेयर है जो आई को एक्सटर्नली सराउंड करती है। Time is up and the correct option is option A, the layer which surrounds the eye externally, that is scleroid. Let me show you. See, this is the structure of eye and you can easily see that this is sclera, this is scleroid, right? So it is the outer covering which actually protects all parts which are enclosed inside. तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो आई के अंदर है उसको पूरा को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पार्ट ऑफ आई वेयर मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। अब आई के अंदर आपको पता है इमेज बनती है, बट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। ए रेटिना, बी येलो स्पॉट, सी ब्लाइंड स्पॉट, एंड डी इज प्यूपिल। एंड योर 10 seconds are starting right now. Think it over and write to me in the live chat. Time is up and the correct option is option B. It is yellow spot. Let me show you. As you know that this is the image और आपको पता है कि जो हमारी इमेज बनती है बेसिकली क्या होता है कि जो रेज एंटर होती है यहाँ से दे गेट कन्वर्ज एट वन पॉइंट, है ना, और आपके पास रेटिना पे इमेज बन जाती है। तो पूरे रेटिना पे इमेज बनती है, बट बिल्कुल सेंटर ऑफ लेंस के पीछे एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। तो दिस इज द स्पॉट जहां पे सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनती है। तो मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकोमोडेशन रेफर्स टू। अकोमोडेशन का मतलब क्या है? ए कंट्रोल लाइट इंटेंसिटी, बी इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, सी एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ लेंस, and D adjust distance between lens and retina. And your 10 seconds are starting right now. Time is up. So let me tell you the correct answer. It is option C, that is to adjust the focal length of lens. So let me tell you कि अकोमोडेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो आई का लेंस है उसकी एबिलिटी
कि वो इस तरीके से एडजस्ट करता है अपने फोकल लेंथ को ताकि क्लियर इमेज बन पाए। क्या बन पाए? क्लियर इमेज। और इमेज क्लियर होगी तभी तो ब्रेन उसको पहचान पाएगा। तो अकॉर्डिंगली अगर हमें फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखने हैं या नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो आई लेंस अकॉर्डिंगली अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। और इसी को हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। दिस इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन ऑफ एन आई। अब जैसे दूर की चीज देखनी है तो दूर की चीज देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़नी चाहिए, पास की चीज देखनी है तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। तो ये सब चीज कौन करने में हेल्प करता है? आई लेंस। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। अब जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, दीज आर द मसल्स, स्पेशल मसल्स, दीज आर कॉल्ड एज सीलियरी मसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सीलियरी मसल्स। तो ये जो सीलियरी मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसके अकॉर्डिंग लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अकोमोडेशन। अब कैसे चेंज होता है क्वेश्चन आएगा आगे, इसलिए अभी मैं एक्सप्लेन आपको नहीं कर रही हूँ। तो आई थिंक समझ आ गया अकोमोडेशन का मतलब है आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस इज ए कॉर्निया प्यूपिल आइरिस, बी iris cornea pupil, C cornea iris pupil, and D none. And your 10 seconds are starting right now. आपके 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं। मुझे करेक्ट सीक्वेंस बताओ कि जैसे ये आई के पार्ट से बेसिकली आपको पता है तो क्या सीक्वेंस इनका अकरेंस का। तो टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल। चलिए दिखाती हूं मैं आपको कि कैसे ये करेक्ट सीक्वेंस है। अब देखिए ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, तो ये जो व्हाइट पार्ट होता है ना आपकी आंख में, जो व्हाइट पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया। ठीक है, उसके अंदर आपको पता है हमारा कलर्ड पार्ट है आई का, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है ना, दैट इज आइरिस। और आइरिस के अंदर एक ब्लैक सा बॉडी होता है, दैट इज प्यूपिल। So we have cornea, iris and then pupil. Therefore, the correct sequence of their occurrence is cornea, then we have iris and then we have pupil. Okay, so that is the reason it is the correct option. Next question. Rod and cone cells are present in dash. A. Cornea, B. Iris, C. Retina and D is lens. आपको बताना है कि रॉड और कोन सेल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं एंड योर 10 सेकंड्स आर स्टार्टिंग राइट नाउ। Time is up and the correct option is option C. It is present in retina. As you know that retina is the screen of eye. It is a screen of an eye. यहाँ पे इमेज बनती है और आपको पता है कि जो इमेज बनती है वो कलरफुल होती है। आप जो भी चीज देखते हो, लेट्स से इफ आई एम वेयरिंग अ रेड शर्ट तो यू कैन सी मी इन अ रेड शर्ट। तो हम जो इमेज देखते हैं दैट इज कलरफुल एंड इवन वी हैव द ब्राइटनेस कि कितनी ब्राइट इमेज बनेगी, कितनी डार्क बनेगी। So that is controlled by rod and cone cells. Okay, rod cells give the brightness to the image and cone cells make the image colorful. So that is the reason retina is the one which possess these cells, क्योंकि retina पे ही तो image बनता है। Next question. With both eye open, person's field of viewpoint is A 90 degrees, B 120 degrees, C 180 degrees and D is 360 degrees. And your 10 seconds starts right now. Time is up and the correct option is option C. It is 180 degrees. अब देखो अगर आपकी दोनों आंखें ओपन है तो आप पूरा इस तरह का व्यू ले सकते हो ना, बट पीछे का नहीं देख सकते। तो दिस इज 180, दिस इज 180। अगर हम पीछे का भी देख पाते तो वो पूरा पूरा सर्कल देख पाते, वो 360 हो जाता। बट क्योंकि आप यही व्यू देख सकते हो, दिस इज 180 डिग्रीज। So that is the reason C is the correct option. And that is why we have two eyes present. So you should remember with these two eyes हमारा जो आप कह सकते हो फील्ड का व्यू है वो बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, it is 180 degrees. It is I'll write it is 180 degrees. Next question. When a beam light falls on prism, the color which deviates more? A. Violet, B. Red, C. Green and D is blue. And your 10 seconds are starting right now.
आपको बताना है कि जो बीम ऑफ लाइट है जो प्रिज्म पे फॉल होती है तो कलर जो सबसे ज्यादा बेंड होता है वो कौन सा होता है? टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन दिस टाइम इज ए, दैट इज वॉयलेट. तो लेट मी टेल यू. अब देखो ये हमारे पास है प्रिज्म, दिस इज प्रिज्म, और ये है व्हाइट लाइट. तो व्हाइट लाइट जब फॉल करेगी तो आपको पता है डिस्पर्जन होगा. डिस्पर्जन इज बेसिकली द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. तो हम क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, है ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन. तो ये जो 7 कलर्स है मतलब इसमें अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ है और वो उस अकॉर्डिंग अलग अलग उनका डेविएशन हुआ है, मतलब वो बेंड हुए. तो इसमें जो ये पूरा विबग्योर बना है हमारे पास, जो वॉयलेट रीजन है उसका 400 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है और जो रेड वाला होता है उसका 700 नैनोमीटर होता है. तो जितना वेवलेंथ कम होता है वो उतना ज्यादा डेविएट करता है, वो उतना ज्यादा मोर डेविएट करता है, और जिसका जितना ज्यादा होता है वो लेस डेविएट करता है. इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? वॉयलेट, बिकॉज इट पोजेस लेसर वेवलेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. The star appears to twinkle. The stars appears to twinkle because of A. Diffraction of light, B. Scattering of light, C. Refraction of light, and D is reflection of light. And your 10 seconds are starting right now. अब आपको पता है कि आपको स्काई के अंदर स्टार्स ट्विंकल करते दिखते हैं, तो वो क्यों ट्विंकल करते दिखते हैं? Time is up and the correct option is option C, due to refraction of light. So let me explain it to you. अब आपको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स है. एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स है. डिफरेंट लेयर्स का मतलब उन लेयर्स की डेंसिटीज अलग है. दे डिफर इन दी डेंसिटी. ठीक है, मतलब कोई लेयर रेयरर है और कोई लेयर डेंसर है. तो लाइट जब सन से आ रही है तो वो पास हो रही है डिफरेंट डेंसिटी वाली लेयर से. ठीक है, तो जब वो डेंसर मीडियम से पास हो रही है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वो रेयर मीडियम में जा रही है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इस तरीके से जो लाइट आ रही है स्टार्स से, अगर हम बात करते हैं सन से भी जो लाइट आ रही है उसमें भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है, बट यहाँ हम सन की बात कर रहे हैं, स्टार की बात कर रहे हैं. तो स्टार से जब लाइट आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट होके आ रही है. कभी वो टूवर्ड्स नॉर्मल है, कभी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. तो जब वो आपकी लाइन ऑफ साइट में फॉल करती है, हमारा लाइन ऑफ साइट होता है स्ट्रेट लाइन, तो अगर वो हमारी लाइन ऑफ साइट में फॉल करती है तो स्टार हमें ब्राइट दिखता है, और जब वो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है उससे बाहर होती है तो वो हमें डिम दिखता है. इसीलिए हमें लगता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, जबकि स्टार्स ट्विंकल नहीं करते. इट इज जस्ट बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कभी रिफ्रैक्टेड लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल है, कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल है, कभी विद इन साइट है या कभी आउट ऑफ साइट है, इसीलिए हमें लगता है कि दे ट्विंकल. बट प्लैनेट्स ऐसे करते हमें नहीं दिखते, क्योंकि प्लैनेट्स में स्टार्स जैसे पॉइंट सोर्सेज बहुत सारे हैं. तो अगर एक टाइम पे कुछ सोर्सेज की लाइट इन साइट है तो कुछ सोर्सेज की लाइट आउट ऑफ साइट पे है, तो इसलिए वो हमें ट्विंकल करते नहीं दिखते. नेक्स्ट क्वेश्चन. The point from where optic nerve enters. A. Yellow spot. B. Corpus. C. Blind spot. And D is faint spot. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option C. It is blind spot. Let me show you. See, this is the diagram of an eye. ठीक है, अब आई के अंदर आपको पता है कि ये क्या है? ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व इज अ नर्व विच कनेक्ट्स आई टू ब्रेन, विच कनेक्ट्स आई टू ब्रेन. तो ये जहां से एंटर हो रही है, जहां से कनेक्ट हो रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. इसको हम क्या बुलाते हैं? ब्लाइंड स्पॉट. यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती, जबकि रेटिना के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती. इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. देयर इज नो इमेज फॉर्म्ड ऑन इट. सिर्फ यहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर होती है विच कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन. Next question is, dash is caused if person fails to see far off objects clearly. Let's look the options. A. Hypermetropia. B. Astigmatism. C. Myopia. And D. We have cataract. And your 10 seconds are starting right now. आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है कि आपको पूछा गया है कि अगर किसी को दूर की चीज नहीं दिखती है तो उसको क्या होता है.
So time is up and let me tell you one thing that even I suffer from this disorder. मुझे भी दूर का अच्छे से नहीं दिखता and the correct option is option C. जिनको भी ऐसा डिसऑर्डर होता है कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं, आर यू गेटिंग मी, कि ये नहीं कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिख ही नहीं रहे हैं, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, क्लियरली नहीं दिखते, ब्लर्ड दिखते हैं. So that is called as myopia. That disorder is called as myopia. Now if I talk about the other disorder, तो जो ये हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया होता है कि आपको जो दूर की चीज है वो क्लियरली दिख रही है बट नियर बाय क्लियरली नहीं दिख रहा, नियर बाय क्लियरली नहीं दिख रहा. एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जो पर्सन है वो एट अ टाइम सिलेंड्रिकली और वर्टिकली दोनों तरह से फोकस नहीं कर सकता. ठीक है, जो भी पेशेंट होता है जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम टाइम पे फोकस नहीं कर सकते. एंड कैटरैक्ट इज अ डिसऑर्डर जिसके अंदर लेंस के ऊपर एक हेजी सी लेयर आ जाती है, तो जिसको आप मोतिया भी बोलते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द myopia, that is person fails to see far off objects clearly. So let me tell you one thing. अब देखो मायोपिया के अंदर क्या होता है, हमें क्यों नहीं दिखता अच्छे से, क्योंकि जब रेज आती है ना तो इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर बहुत हाई होता है. उसमें ये डिसऑर्डर होता है कि आई का जो लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है, उसकी वजह से जो इमेज है ना वो रेटिना से पहले ही बनती है. और आपको पता है रेटिना पे बनेगी तभी तो वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा ऑप्टिक नर्व से और ब्रेन पहचान पाएगा. अब यहाँ इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बनती है, तो इसको हम क्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेक्टिकल कंटेनिंग कनकेव लेंस, क्योंकि यहाँ पे हमें कन्वर्जिंग पावर इस लेंस की क्या करनी होगी, कम करनी होगी. हाई है ना, हमें कम करनी है, तो हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे जो थोड़ा रेज को डाइवर्ज करे और इसको भी कन्वर्ज करने में थोड़ा टाइम लगे और क्लियर रेटिना पे इमेज बने जिसको हम पहचान पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली द लेंस A becomes thin, B becomes thick, C remains same, and D we have it depends. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is, अब आपको यहाँ दिया है कि अगर आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो उस समय आपका लेंस कैसा होता है. So lens becomes thick. So correct option is B. Let me tell you. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फार ऑफ देखते हैं या नियर बाय देखते हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन. अब अगर हमें फार ऑफ देखना है तो फोकल लेंथ बढ़ना चाहिए, अगर हमें नियर बाय देखना है तो फोकल लेंथ कम होना चाहिए. अब यहाँ पे नियर बाय पे क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जब हम देखते हैं तो फोकल लेंथ हमारा डिक्रीज होना चाहिए. अब वो कैसे डिक्रीज होता है, जब सीलियरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट. सीलियरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट. उसकी वजह से लेंथ थिक हो जाता है और छोटा हो जाता है लेंस, छोटा और मोटा, और उसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम, और जो इमेज बनती है वो क्लियर बनती है और ब्रेन पहचान पाता है उसको. तो दिस इज द इमेज विच शोज like what happens when you want to see the nearby object. Next question. Blue color of sky is due to A. Diffraction of light, B. Scattering of light, C. Refraction of light, and D we have reflection of light. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and answer in the live chat. So time is over and the correct option is option B. It happens due to scattering of light. Now let me explain it to you. See, अब सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना है कि हम स्कैटरिंग कहते किसको है. ठीक है, अब स्कैटरिंग क्या होती है. अब फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट लाइट है, ये इस एटमोस्फेरिक पार्टिकल के अंदर एंटर करी यहाँ पे, और फिर इसमें एंटर करने के बाद वो स्प्लिट हो गई डिफरेंट डायरेक्शन में. दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग. मीन्स in which the light is transmitted in all direction. जब किसी पार्टिकल में इंसिडेंट हुई और वो पार्टिकल का डायामीटर ज्यादा है तो इट विल स्कैटर द लाइट, इट विल स्प्रेड द लाइट इन ऑल डायरेक्शन. दिस इज व्हाट इज स्कैटरिंग. अब स्काई अपीयर्स ब्लू के बारे में हमें जानना है. अब क्या होता है कि जब लाइट पास होती है एटमोस्फेयर से, आपको पता है सनलाइट के अंदर पूरे 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, तो उसमें से वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर इनकाउंटर करते हैं डिफरेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स का डायमीटर ज्यादा होता है. तो दीज रेज गेट स्कैटर्ड. ये जो कलर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड. पहले एब्सॉर्ब और फिर स्कैटर्ड.
तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला इसमें कौन सा है? ब्लू। इसीलिए सबसे ज्यादा जो मतलब हमें जो स्काई दिखता है वो कैसा दिखता है? ब्लू इन कलर, right? So that is the reason scattering is responsible for the blue color of the sky. Next question. The fluid present between lens and retina. A. CSF. B. Aqueous humor. C. Vitreous humor. And D. We have both B and C. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option C. It was vitreous humor. Let me show it to you. See, this is what the eye is. ये आपका हो गया कॉर्निया, ये आपका हो गया लेंस और ये आपका हो गया रेटिना. ठीक है, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज एक्वस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज विट्रस ह्यूमर. इट एक्चुअली ये जो विट्रस ह्यूमर है आई के पोस्टीरियर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. मतलब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है, सो इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई विद लाइक ड्यू टू दिस चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्रॉम दिस लाइक प्रिवेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक चेंज प्रेशर. और जो एक्वस ह्यूमर होता है ये फ्रंट पार्ट को करता है. एंड ऑल्सो दे एक्ट एज अ मीडियम फॉर द लाइट टू ट्रैवल, क्योंकि लाइट तो आपको पता है यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर इसी में से पास होनी है. So that is why vitreous humor is the correct answer. Next question. The image formed on retina lasts for A. 1 second, B. 0.1 second, C. 0.01 second, D. 0.001 second. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है जो भी चीज हम देखते हैं उसका इमेज तो रेटिना पे बनता है, बट आप जब अपनी आंखें भी बंद करते हो तो भी आप उस चीज को देख पाते हो. क्यों? क्योंकि वो इमेज लास्ट करती है. तो वो कितने टाइम के लिए लास्ट करती है? Time is up and the correct option is option B. It lasts for 0.1 second, or you can say it lasts for 1/10 of a second. तो जो भी चीज हम देखते हैं उसका इमेज रेटिना पे बनता है. हम आईज भी बंद कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को हटा भी देंगे, तो भी 1/10 ऑफ अ सेकेंड के लिए वो इमेज प्रेजिस्ट करती है रेटिना. Next question. The layer of eye which darkens it from inside. A. Cornea. B. Choroid. C. Cilium. And D. We have none. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option B. एज आई टोल्ड यू कि जो आउटर लेयर होती है वो स्क्लेरॉइड होती है, और जो अंदर की लेयर होती है जो आई को मतलब आई को प्रोटेक्शन के लिए होती है दैट इज कोरॉइड. और ये जो कोरॉइड लेयर होती है ये क्या करती है? आई का जो इंटरनल पार्ट है उसको डार्क रखती है. और क्यों डार्क रखती है? टू प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन. प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको प्रिवेंट करने के लिए इट कीप्स द इनर पार्ट ऑफ द आई डार्क. So as I've told you about sclera, outer layer which protects the internal part. This is the choroid which is internal to sclera, and it keeps the internal inner portion of eye dark so as to prevent the internal reflection. Next question. The lens present in eye. A. Concave, B. Convex, C. Bifocal, and D. It varies. And your 10 seconds are starting right now. आपको मुझे बताना है कि जो आई होता है आई के अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इट इज कॉन्वेक्स लेंस. लेट मी टेल यू, जो कनकेव लेंस होता है इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस इज लाइक दिस. बाइफोकल लेंस जिसमें दोनों लेंसेज होते हैं तरीके से. ठीक है, तो जो लेंस हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉन्वेक्स, दैट इज द कन्वर्जिंग लेंस, जो रेज को एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट कराता है. और एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो लेंस हमारे आई के अंदर होता है वो कोई ग्लास मटेरियल से नहीं बना होता. वो किससे बना होता है? सेल से ही बना होता है. इट इज बेसिकली अ सेलुलर स्ट्रक्चर विच रिजेंबल्स द कन्वर्जिंग लेंस और विच रिजेंबल्स द कॉन्वेक्स लेंस. So this is the lens, right? So it is basically, I'll write here again. It is basically a cellular structure, means made up of cell only, but it resembles the convex lens by nature. मतलब it is converging lens. It is converging lens.
जो भी रेज इस पे फॉल करती है इस तरीके से, इट एक्चुअली कन्वर्ज द रेज टू अ पॉइंट और वहां पे इमेज बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ आई मसल्स। हमें बताना है कि कौन सी मतलब डिफेक्ट है जो ग्रेजुअल आई मसल्स की वीकनिंग पे बनता है। मायोपिया, hypermetropia, C cataract, and D we have presbyopia. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option D. It is presbyopia. दी प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी जैसे ग्रेजुअल एज में बढ़ती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी की सारी मसल्स वीक होती है, हमारी बॉडी की सारी मसल्स वीक होती है। तो ऐसी आई की जो मसल्स है जिनको हम बोलते हैं सीलियरी मसल्स, वो भी वीक हो जाती है। अब वीक होने का मतलब है कि वो उतनी पावरफुल से मतलब उनका जो पावर है उतनी नहीं रहती कि वो इतनी अच्छा सा मतलब एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन और एफिशिएंट रिलैक्सेशन उतना नहीं कर पाती। इसी वजह से जब हमारी एज बढ़ती है तो हमें ना दूर का अच्छे से दिखता है और ना पास का अच्छे से। दैट इज प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। A 10 centimeter, B 25 centimeter, C 35 centimeter, and D we have 12 centimeter. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option B. It is 25 centimeter. मतलब नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है कि कितना पास आप देख सकते हो। अब आप सोचोगे पास तो हम इतना भी देख सकते हैं, बट हमें उस डिस्टेंस को बताना है, मतलब जिस डिस्टेंस पे एक प्रॉपर इमेज बनती है जिसको आपका ब्रेन डिटेक्ट कर पाता है। तो दैट नियरेस्ट पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन आई का सबसे फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, दैट इज इन्फिनिटी। हम कहां तक देख सकते हैं, बहुत दूर तक, और नियरेस्ट पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। सो रिमेंबर दिस, अगर आपको नहीं आता था तो इसको याद रखो। Next question. The image formed by retina of human eye. A. Virtual and erect. B. Real and inverted. C. Virtual and inverted. And D. We have real and erect. जो इमेज बनती है रेटिना पे उसका नेचर क्या होता है? तो 10 seconds are starting right now. जल्दी से मुझे लाइव चैट में लिखकर बताओ कि जो इमेज बन रही है रेटिना पे उसका नेचर क्या है। Time is up and the correct option is option B. It is real and inverted. मतलब एक्चुअली रेज कन्वर्ज करती है और उस इमेज को आपको पता है रियल बोलते हैं, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, अपसाइड डाउन। सो लेट मी शो यू। अब जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहां से इस तरीके से कन्वर्जिंग हुई और जो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, बट जो ब्रेन डिटेक्ट करेगा इट विल बी स्ट्रेट। ओके, so you need to remember this, that the image which is formed is real and inverted. Next, the change in focal length of human eye is caused by A. Ciliary muscles, B. Pupil, C. Cornea, and D. We have iris. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. The change in focal length of human eye is caused by muscles and they are called as ciliary muscles. जैसे कि ये इस तरीके से सीलियरी मसल्स होती हैं जो लेंस को इस तरीके से होल्ड करके रखती है। इनके कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने से लेंस थिन या इलोंगेटेड हो जाता है या थिक और शॉर्ट हो जाता है, और अकॉर्डिंगली उसका फोकल लेंथ भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है। So these are the ciliary muscles. They have the power to contract and relax, and accordingly they pull the lens or they shorten the lens, and accordingly the focal length is adjusted. Next question. The colored portion of an eye which controls the amount of light entering. A. Cornea, B. Iris, C. Pupil, and D. We have retina. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि आई का वो कौन सा कलर्ड पोर्शन है जो कि अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी आंखों में एंटर हो रही है उसको कंट्रोल करता है।
टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्लियर थी कि आपको कलर्ड पोर्शन मेंशन किया गया था। हमारे आई का कलर्ड पोर्शन कौन सा होता है? आइरिस। और आइरिस ही है जो कि जो लाइट एंटर हो रही है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये हमारे पास है आइरिस और ये हमारे पास है प्यूपिल। और बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो, लेट्स से दिस इज आइरिस, ठीक है, और ये बीच में है प्यूपिल। अब जब हम ब्राइट लाइट के अंदर होते हैं, जब हम ब्राइट लाइट में, मतलब जब बहुत ज्यादा लाइट होती है, तो वहां पे हमारा जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट। ये क्या कर जाते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट। और जब हम डिम लाइट के अंदर होते हैं तो प्यूपिल क्या कर जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। अब कंस्ट्रिक्ट इसलिए करता है ताकि थोड़ी कम लाइट जाए और इमेज जो बने वो सही बने, जिसे ब्रेन पहचान पाए, बहुत ब्राइट ना बने। और जब डिम लाइट में जाता है तब एक्सपैंड इसलिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज गैदर कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो इमेज बने वो डार्क बने जिसे ब्रेन ना पहचान पाए। ओके, सो iris is the one which controls the amount of light entering through the pupil. Next question. Sunlight is a mixture of A4 colors, B6 colors, C7 colors, and D we have 5 colors. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and write your answer in the live chat. You need to tell me that sunlight is a mixture of how many colors? Time is up and the correct option is option C. Sunlight is a mixture of 7 colors. As we have already discussed, the complete Vibgyor, ठीक है, जिसमें आपके पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स होते हैं. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स एंड यू गेट टू सी दिस कलर्स लाइक दे आर विजिबल. जब कभी आपने देखा होगा कि बारिश होती है और उस समय सन भी होता है तो वी गेट अ ब्यूटीफुल रेनबो. और उस रेनबो में क्या होता है? रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं इस तरीके: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. And I've already mentioned that it has got a lowest wavelength 400 and it has got a maximum that is 700 nanometer. Next question. Who discovered the experiments with glass prism that white light consists of 7 colors? अब आपको पता लग गया कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, बट किसने एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास प्रिज्म के साथ जिसने सबसे पहले ये बताया? ए न्यूटन, बी फैराडे, C Maxwell, and D is Young. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. It is Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. न्यूटन का साइंस में बहुत कंट्रीब्यूशन है. आपको पता है फोर्स, ग्रेविटी, सब न्यूटन की वजह से हमें पता लगा. एंड इवन द व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी है वो भी हमें न्यूटन से ही पता लगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट फैराडे, फैराडे का जो मेन रोल है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस. एंड मैक्सवेल ने हमें काफी कुछ लाइट के बारे में बताया. तो यहाँ पे जो हमारा ये ग्लास प्रिज्म के व्हाइट लाइट की बात है वो हमें किसने बताया है? सर इसैक न्यूटन. Next question. When a ray passes through a prism, A, it goes undeviated, B, it remains parallel to base, C, it bends towards base, and D is none. And your 10 seconds are starting right now. The time is up and the correct option is option. आपको इसमें पूछा गया कि रे जब पास होती है प्रिज्म से तो वो कैसे जाती है. तो ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको फिगर दिखाती हूँ. अब देखो, ये हमारे पास है व्हाइट लाइट, ठीक है, और ये इसमें इस तरीके से एंटर हुई और एंटर होने के बाद देखो कैसे ये डेविएट हो गई और बेस की तरफ चली गई. तो बेसिकली the correct answer is it bends towards base, that is option C, because you can see that it is bending towards the base. अब कौन सी लाइट का कितना वेवलेंथ है अकॉर्डिंगली वो बेंड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. an angle at which ray gets deviated, the angle of deviation, the angle of emergence, the angle of incidence, and D is refracted angle. And your 10 seconds are starting right now. You need to tell me कि कौन सा एंगल है जिस पे रे डेविएट होती है. Time is up and the correct option is option A. Let me show you the picture. See,
दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन जहां पे रे बेंड होती है. ओके, सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ विजन इज कॉल्ड. जो चीज आप देखते हो और आपको लगता है कि आप उसको देखी जा रहे हो, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ए, persistence of vision. B, color blindness. C, optical illusion. D is none. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option A. It is persistence of vision. अब कोई चीज हम देखते हैं और उसको हटा भी दे या आप अपनी आंख बंद कर लो तो भी इमेज जो है वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड के लिए आपको दिखती है ना. दिस इज व्हाट इज resistance of vision. That is ability of an eye lens to see the image, or you can say the image which we see, it's like which is formed on retina, it lasts for 1/10 of a second, even though the object is removed. Next, when the muscles are relaxed, the eye lens is dashed and the distant objects can be seen clearly. A, thin. B is thick. C is inclined. And D we have none. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो मसल्स हैं रिलैक्स करती है आई की. रिलैक्स का मतलब सिलियरी मसल्स रिलैक्स कर रही है. तो आईलेट्स उस केस में क्या होता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली भी दिखते हैं. सो time is up and let me tell you the correct option is option A. That is, it becomes thin. Next, the muscular diaphragm which controls the size of pupil. A, cornea. B, iris. C, ciliary muscles. And D, we have retina. And your 10 seconds are starting right now. टाइम इज अप. अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि मस्कुलर डायफ्राम कौन सा है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. तो लेट मी टेल यू, मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि जो आइरिस है वो प्यूपिल को होल्ड करता है और उसकी साइज को एडजस्ट करता है. सी, जब हम ब्राइट लाइट के अंदर होते हैं, आई विल एक्सप्लेन अगेन, जब हम ब्राइट लाइट के अंदर होते हैं तो आइरिस उसको पार्शली कवर कर लेता है. पार्शली कवर करने से क्या होता है कि जो लाइट है प्यूपिल के अंदर वो थोड़ी कम जाती है. ठीक है, उससे क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो बहुत ब्राइट ना बनकर ठीक तरह की बनती है जिसको ब्रेन डिटेक्ट कर सकता है. लेकिन जब हम अंधेरे में जाते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल वगैरह में, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम तक तो हमें दिखता ही नहीं है अंदर और फिर ग्रेजुअली हम सेटल हो जाते हैं, हमें दिखने लगता है आसपास. क्यों? क्योंकि प्यूपिल कुछ टाइम लेता है अपने साइज को एडजस्ट हो. तो डिम लाइट के अंदर प्यूपिल जो है वो क्या करता है, मतलब ब्राइट लाइट में तो आइरिस उसको पार्शली कवर कर लेता है. ठीक है, लेकिन जब डिम लाइट में जाते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है प्यूपिल साइज में ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज एंटर हो और क्लियर इमेज बने जिसको ब्रेन पहचान. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोटरिस्ट यूजेस व्हिच कलर लाइट्स ऑन अ फॉगी डे? A, white light. B, red light. C, orange light. And D, we have can use any color. So 10 seconds are starting right now. अब आपको बताना है कि जो मोटरिस्ट होता है वो कौन सी लाइट्स, कलर की लाइट्स यूज करता है फॉगी डे पे. टाइम इज अप and the correct option is option C. He make use of orange color light. Now let's see the reason. See, जो मोटरिस्ट होता है वो अगर व्हाइट लाइट यूज करेगा फॉगी डे में तो क्या होगा, जो पानी, फॉग का मतलब है कि वाटर ड्रॉपलेट्स है एयर के अंदर, तो जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है वो स्कैटर करेंगे बहुत ही ज्यादा ब्लू लाइट. इसकी वजह से जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है हमारी आंखों में जब जाएगी तो विजिबिलिटी को कम कर देगी और ड्राइविंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. बट अगर ऑरेंज लाइट यूज करेंगे वो उतनी स्कैटर्ड नहीं होगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और इसलिए ड्राइवर को भी अच्छे से दिख पाएगा और फॉगी डे पे भी वो सेफली ड्राइव कर पाएगा. लास्ट क्वेश्चन. रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स. ऑप्शंस: इट गेट्स स्कैटर्ड मोर. बी, इट हैज लीस्ट वेवलेंथ. C, it gets scattered less. And D is both A and B. And your 10 seconds are starting right now. You need to tell me कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड लाइट्स का यूज क्यों होता है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द रीजन टू यू. अब आपको पता है जो ट्रैफिक लाइट्स होती है इसमें रेड लाइट होती है जिसका मतलब होता है स्टॉप, है ना. अब चाहे कोई बारिश आ रही है, चाहे कोई
बहुत ही ज्यादा फॉग है या कुछ भी कारण है, तो आपको पता है कि जो हमारा विजिबल रीजन होता है उसमें रेड सबसे लास्ट में आता है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, लीस्ट स्कैटर्ड। अब अगर वो स्कैटर कम होगा तो क्या होगा, वो प्रोमिनेंट होगा, वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। इसीलिए चाहे विंटर सीजन है, चाहे फॉग है, चाहे रेन है, यू कैन मेक आउट दैट देयर इज अ रेड लाइट, एंड दैट इज द रीजन रेड लाइट इज यूज्ड इन अ ट्रैफिक सिग्नल। सो आई थिंक जो भी एमसीक्यूज हमने किए वो आपको अच्छे से समझ आ गए। सो देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आफ्टर डूइंग दिस सेशन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अब जैसे कि आपको मैंने पहले भी चैप्टर्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, तो इस एमसीक्यू सेशन के बाद भी नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करो। वो उस पीडीएफ के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि आपके फर्स्ट टर्म में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। उसको डाउनलोड करो एंड इट इज मेंट फॉर योर प्रैक्टिस। एंड प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप सेशन में आते हो ना, तो आप पूरा चैप्टर लर्न करके आया करो, ताकि आपको समझ आए, आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन पाओ सेशन। ओके, so with this we come to an end of the session. I hope you like it, and please, if you have any queries, you can write it down in the comment section. Definitely I'm gonna reply you back, and we'll be meeting in the next session. I'll be bringing more chapters ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और टर्म 1 का बिल्कुल टेंशन ना रहे। So me, Divya, your science educator from Arihant Padhaku, signing off. We are meeting very soon in the next session. So stay tuned. And my 3 tips for you: prepare well, study hard, and make your habit to write and learn. Thank you. Bye-bye. Take care.